जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका आईसीजी जीडी के इस मॉडल पेपर में। यहाँ पर हम लोग सेक्शन 2 में जो दो सब्जेक्ट आपके आते हैं फिजिक्स और मैथ, उसमें हम लोग फिजिक्स के 25 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं पूरे 50 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में करने होते हैं, तो हम लोग 25 क्वेश्चन को 15 मिनट के अकॉर्डिंग 15 मिनट के अराउंड हम लोग ख़त्म करेंगे। जैसा कि मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा तो उसमें 2-4 मिनट और ज़्यादा डेफिनेटली लगेगा ही, क्योंकि अगर सोच करके खुद करना हो तो आप इमीडिएटली कर ले जाएंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस मॉडल पेपर को करने के बाद आपको एकदम लगेगा कि बिल्कुल आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, एकदम रियल एग्ज़ाम वाली फीलिंग आपको आ जाएगी इमीडिएटली। तो अंत तक बने रहिए और हर एक क्वेश्चन को खुद पहले अटेम्प्ट करिए और पहले पॉज करके वीडियो पहले खुद ही अटेम्प्ट करिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये जर्नी। निम्न में से कौन सी पद्धति सिर्फ द्रव्यमान लंबाई व समय के मात्रक पर आधारित नहीं है? Which of the following system is not based upon the mass unit and length? अब देखिए इन सब के यूनिट पर MKS, CGS, FPS तीनों हैं। फुट पाउंड सेकंड अगर आप करेंगे तब भी लंबाई और उन सब के उस पे आ जाएगा, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। CGS करेंगे तब भी ये लंबाई उन सब पे आ जाएगा। MKS करेंगे तो MV मीटर किलोग्राम सेकंड होता है, मतलब लंबाई किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान हो गया और सेकंड यानी कि टाइम हो गया, तो इन सब पे हो गया। लेकिन SI यूनिट क्या होती है, जैसे अगर आप न्यूटन लिखते हैं, जूल लिखते हैं, तो उसमें द्रव्यमान लंबाई ये सब नहीं आ रहा है, तो ये आपका SI यूनिट इज द राइट आंसर हो जाएगा। यही सब नेचर होता है बच्चों, बहुत बिल्कुल ट्रेंड एनालिसिस जिसका ऐसे क्वेश्चन पूछता है ऐसे एग्जैक्टली पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा चाल समय ग्राफ संभव नहीं है? ओहो, बहुत फेवरेट है ये, समझ लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ग्राफ इज नॉट पॉसिबल? कौन सा पॉसिबल नहीं है? अब आप बताइए, जल्दी से बताएं। इसमें क्या है, पॉज करके देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर है सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पीड कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, आप जानते हैं स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो स्पीड पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, चलो ठीक है, घट करके 0 तक आ सकती है, लेकिन फिर नेगेटिव नहीं हो सकती। सब में स्पीड पॉजिटिव है, लेकिन इसमें इस एक्सिस को क्रॉस करने की गुस्ताखी कर दी है ग्राफ ने, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले ही ऑप्शन पर, अगले ही उस पर। चलिए इसको बताइए। ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ए और बी की वैल्यू दी हुई है। मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, यानी कि जो बी के अनुदिश ए का घटक क्या होगा? अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलॉन्ग बी पूछा जा रहा है, तो इसका फार्मूला होता है ए कॉस थीटा, क्योंकि दो वेक्टर अगर हैं, ये बी है और ये ए है, तो अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो ये जो होता है यही है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, मतलब इसका ए का बी के अनुदिश घटक कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा हो जाएगा। और आप जानते हैं डेफिनेशन से ए कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा? जब दोनों को गुणा करेंगे आप तो 2 × 1 2 हो जाएगा, और प्लस 3 × 1 करेंगे, यहाँ पर 1 है, तो 3 × 1 करेंगे, जे का जे के साथ, आई का आई के साथ, तो ये हो जाएगा। और बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा? 5/√2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल एकदम इसी तेजी के साथ आपको करना होता है, और इसी लेवल के एग्जाम होते हैं। बहुत ऐसे भी नहीं होंगे कि आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा लॉजिक, एक बंदूक n गोलियां प्रति सेकंड फायर करती है, जिसमें से प्रत्येक का द्रव्यमान m तथा v है, वेग v है। गोलियों द्वारा बंदूक पर लगाया गया बल क्या है? अब आपको ये बताना है। तो बताइए, बल की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें 4 फार्मूला दिया हुआ है। n नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड है, मतलब कोई नंबर दिया रहेगा, पर सेकंड दिया रहेगा, मतलब टाइम है एक तरीके से, अपॉन t दिया हुआ है। और ये बुलेट है, बुलेट का जितना भी नंबर है उसको दिया हुआ है, ये n आपको दिया हुआ है। तो आप बल बराबर जानते हैं कितना होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल का द्रव्यमान हो गया, त्वरण का मतलब क्या होता है? v/t। लेकिन कितनी गोलियां हैं? स्मॉल n गोलियां हैं। अब आप जानते हैं कि अगर आप इसको कैपिटल N के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैपिटल N ऑलरेडी स्मॉल n/t है, तो यहाँ पर अगर हम n लिख देते हैं और m लिखते हैं और v लिखते हैं, तो n का मतलब ऑलरेडी क्या होता है? स्मॉल n/t होता है, मतलब ये स्मॉल n/t होगा, तो v/t करके वेलोसिटी आ जाएगा, वो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, v/m। अब देखिए इसकी वीमा देखेंगे तो ये पर सेकंड में होता है, मतलब अगर इसको लिखेंगे तो n/t होगा, पर सेकंड होगा, और ये होता है वेलोसिटी पर सेकंड कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन, मास से गुणा कर देंगे। तो बच्चों कुछ सवाल एकदम सिंपल आपको विमीय सूत्र पर आधारित आ जाएंगे, सीधा सीधा। आप वहां से कुछ ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए इससे बताइए।
ये अगला क्वेश्चन है, जैसा कि एक कण एक वृत्त पर एक समान चाल से गतिमान है तो इसका क्या स्थिर होगा। अगर कोई भी पार्टिकल है और एक सर्कुलर पाथ पे वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो ध्यान रखिए उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर बदल रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रही है, डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, ये सब आपका कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि हर बार सेंटर की ओर लगने की वजह से कभी इधर लगेगा, मतलब हर बार सेंटर की ओर लगता है। तो क्या उसका कांस्टेंट रहेगा? सिर्फ और सिर्फ स्पीड। स्पीड का मतलब काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मास नहीं बदलेगा, स्पीड नहीं बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी काहे के लिए बदलेगा। चलिए चलते हैं अगले पर। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो गुरुत्व के कारण क्या परिवर्तित रह जाता है। बहुत ही मतलब समझ लो ये सब पसंदीदा चीजें हैं ICGD की, तो तुरंत बताइए। अगर घूमना बंद कर देता है तो इसका फार्मूला होता है रोटेशन का, G डैश बराबर G माइनस ओमेगा स्क्वायर R कॉस स्क्वायर लैम्डा। अगर घूमना बंद कर देता है मतलब ओमेगा रोटेशन 0 हो गया, मतलब G डैश बराबर क्या हो गया G। अब बताइए पृथ्वी पर कहां पर अपरिवर्तित रहता है? पोल पर कितना होता है ग्रेविटी? G होता है, तो पोल पर सबसे मैक्सिमम होता है G, और ये जब घूमना बंद कर देगा तो हर जगह पर G हो जाएगा। तो इसका मतलब कहां पे नहीं बदला? पोल पे नहीं बदला। क्यों? क्योंकि पोल पे तो पहले से ही G था। ठीक है, पोल पे तो पहले से ही G था। चलते हैं अगले सवाल पर। बर्फ का घन जिसमें एक शीशे की गोली रखी हुई है। बच्चों सवाल आप पढ़ते रहिए। ये देखिए बर्फ का गोला है और इसमें एक अंदर एक छोटी सी गोली की शीशी रखी हुई है। तो अगर ये पूरी बर्फ पिघलती है तो जो पानी की लेयर है वो घटेगा कि बढ़ेगा? बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सिंपल सा है बिल्कुल। अब आप जानते हैं कि जो आइस का घनत्व होता है वो वाटर की डेंसिटी से कितना होता है? वाटर की डेंसिटी से कम होता है, क्योंकि इसका 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका होता है 0.9 और इसका होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, और आप जानते हैं जो शीशे की गोली है, मतलब जो यहाँ पर आपका वाटर लेवल है कि आइसक्रीम ग्लास बॉल है, जो ग्लास बॉल की डेंसिटी ज़्यादा होगी किससे? वाटर से भी। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो कम जगह लेता है। तो जब यहाँ पर ये पिघलेगा पूरा आइस, तो जितनी दूर पे आइस होता अगर वो पिघलता तो लेवल वही रहता, मेंटेन रहता, लेकिन उसके जगह पर छोटी सी गोली दे दी है, गोली का घनत्व ज़्यादा है, उसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा? जब पिघलेगा तो वो कम जगह लेगा, जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वो सिकुड़ा रहेगा, कम जगह लेगा पानी के अंदर, तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। सोचते नहीं लोग कि गिर जाएगा, लगता है नीचे गोली डालेंगे बढ़ जाएगा, कौवे वाली कहानी याद आने लगती है, लेकिन नहीं, ध्यान रखना यहाँ पे केस अलग है। आइस के अंदर है वो, जिसके जगह पे आइस होना चाहिए था वहाँ पर कुछ और है। चलिए चलते हैं आगे। सबसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि अगर 2023 जैसे मैं बात कर रहा हूँ ICGD की भर्ती की बात कर ले अगर हम, तो इसकी प्रिपरेशन अगर आपको करनी है, आपको ऑब्वियस सी बात है अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी प्रॉपरली। आपका एग्जाम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, शनई धीरे। तो यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस, अगर आप फुल कोर्स की बात करें तो आप फुल कोर्स ले सकते हैं अपने ऑनलाइन। अगर आप जहाँ पे हैं वहीं पे बैठ करके पढ़ना चाहते हैं, आप यहाँ नहीं आ सकते किसी भी वजह से, तो आपके पास पूरा ऑप्शन है कि आप पूरी फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, क्योंकि डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, PDF, इन सब के लिए आपको अलग से कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, उसी में पूरा चीज़ आपका इन्वॉल्व है। ऑनलाइन टेस्ट भी आपका होता रहेगा और डाउट सेशन तो प्रॉपरली लगता रहता है। तो अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो आपको ICGD के लिए जो 30 मिनट में पूरा चैलेंज रहता है सेक्शन 2 में, सेक्शन 1 तो आपको करना ही करना है, सेक्शन 1 के लिए भी पूरा है। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, और सेक्शन 2 में फिजिक्स और मैथ है, तो उसकी भी पूरी स्पेशलिटी यहाँ पर है। तो ये सिर्फ और सिर्फ श्योर शॉट आपके सिलेक्शन के लिए है, श्योर शॉट सिलेक्शन जिससे हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सागर से स्थल की ओर पवनों का चलना किसका उदाहरण है? बताइए। अगर आप समुद्र से वाटर की लैंड की ओर अगर कोई एयर चलती है तो उसका मतलब किसका उत्तरण है? ये संवहन कहलाता है। इसको हम बोलते हैं बच्चों, इस घटना को बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन ही आप जानते हैं, डेंसिटी में अंतर की वजह से जो फ्लो होता है लिक्विड का, उसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्शन, जो फ्लूइड का फ्लो होता है। चलिए इसको बताइए। तारे का रंग सूचित क्या करता है? भार, दूरी, ताप, आकार। तुरंत खट से आंसर देखिए। वीन का नियम होता है कि टेम्परेचर इनटू वेवलेंथ बराबर क्या होता है? कांस्टेंट। ये होता है वीन का नियम। अब ये बताइए, जो टेम्परेचर है वो सीधे सीधे किससे रिलेटेड है? तारे का जो रंग है कलर, वो किससे रिलेटेड है? उसके टेम्परेचर से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए। कलर मतलब वेवलेंथ होगा, और वेवलेंथ किससे रिलेटेड है? वेवलेंथ सीधा रिलेटेड है 1 टेम्परेचर से, मतलब कांस्टेंट। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे कांस्टेंट आ जाएगा, टेम्परेचर से रिलेटेड है, सीधा है। अगला बताइए।
किसी कण का सरल आवर्त गति का समीकरण ये दिया हुआ है और पूछ रहे हैं कि उसका आयाम क्या है। आयाम जानते हैं, अधिकतम विस्थापन होता है, यानी कि इस ग्राफ की अधिकतम वैल्यू आपको निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इक्वेशन की। उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इसमें कोफिशिएंट दिए हुए हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट ले लो भैया, ये कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। यही आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीधा आंसर टिक करना है मुस्कुराते हुए। एग्जाम में समय कम रहता है लेकिन उसी लेवल का क्वेश्चन भी देते हैं। क्वेश्चन की औकात इतनी नहीं होगी कि आप नहीं कर पाओगे। अगर आपने प्रॉपरली यहाँ से पढ़ लिया और जितना पढ़ाया जाता है, जितना कराया जाता है आपको, आपने उतना कर लिया, तो इसी तेजी के साथ देखते हैं। अगर 2 स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, मतलब शोन इन द फिगर 2 स्प्रिंग्स ऑफ, इनका फोर्स कांस्टेंट बल नियतांक K1 और K2 दिया हुआ है और दोनों एक खींच करके आप छोड़ देते हैं, तो जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/K1 प्लस 1/K2। जैसे आप जानते हैं कैपेसिटेंस होता है, संधारित्र की धारिता होती है, एग्जैक्टली वैसे ही। अब देखो बच्चों, एग्जाम में आप डेरिवेशन नहीं कर पाओगे, इसलिए इस पर टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपको नहीं आता है, आपको पहले से ही पता होना चाहिए। दिस इज द रीजन कि आप उस टाइम में उसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पैरेलल है, अगर वो दे देते हैं पैरेलल, अगर पैरेलल है तो ध्यान रखिएगा समांतर क्रम में क्या हो जाता है आपका, सीधे हो जाएगा K1 प्लस K2, K बराबर C K1 प्लस K2। समांतर क्रम का मतलब अगर दोनों में विस्थापन क्या हो जाए, समान हो जाए। अगर आप अब इसको खींचेंगे, दोनों स्प्रिंग सेम खींचेगी। ठीक है, चलिए आप बताइए, इसमें बताइए किसी तार के प्रगामी तरंग का समीकरण दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ऑफ अ वायर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, वेलोसिटी कितनी होगी। अब देखिए, इसको आप कंपेयर कर लीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। अब देखिए ओमेगा टी माइनस के एक्स, अब ओमेगा कितना हो जाएगा π/2 इंटू 8, ये ओमेगा हो जाएगा और π/2 से इसमें भी गुणा कर देंगे तो वो k हो जाएगा। अब स्पीड होती है ओमेगा अपॉन k, तो आप कंपेयर करके ओमेगा अपॉन k निकाल लीजिए। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 2 से 8 कट जाएगा, कितना 2 से 8 कटेगा 4 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ओमेगा बराबर 4 पाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा π/2 से गुणा करेंगे x अपॉन 8 में, तो कितना हो जाएगा π/16, तो π/16 k की जगह पर कितना आ जाएगा π/16। अब 16 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 64, पाई से पाई कट जाएगा, यानी कि 64 आपका आ गया सेंटीमीटर पर सेकंड यूनिट जो दिया है। अब 64 सेंटीमीटर पर सेकंड, जब यहाँ पर माइनस होता है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। जब माइनस होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 64 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो फंसाने की कोशिश किया था, माइनस भी दे दिया था, माइनस डायरेक्शन में नहीं, अगर यहाँ प्लस होता तब माइनस डायरेक्शन में जाता, एकदम केस उल्टा है, ध्यान रखिएगा। ये भी किसी भी तरंग का समीकरण होता है, प्रगामी तरंग का। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही और गंभीर बात मैं आपसे करना चाहूँगा। अगर आप ऑफलाइन कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, जो कि उससे बेस्ट कुछ नहीं होता, मुझे तो एकदम लगता है कि ऑफलाइन कोर्स से बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन का मैंने ऑप्शन दे दिया है ऑलरेडी आपको। अगर आप ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं मेजर कलसी क्लासेस में, तो आप एकदम, आप जहां भी हैं, हो सकता है पहली बार सुन रहे हो सकता है आप कई बार सुन चुके हो मेजर कलसी क्लासेस के बारे में। मैं सबके लिए ये बात बता रहा हूं कि अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहें तो उसकी फीस जो हुआ करती थी पहले 40,000, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आती थी बच्चों को, उसको नज़र में रखते हुए पूरे देश के अंदर सबसे मिनिमम चार्ज रखा गया है 15,000, वो भी ऑफलाइन कोर्स का। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। यू कैन सर्च एंड यू कैन गूगल, यू कैन ट्राई वट एवर यू वांट। अगर मिलेगा, इतनी फैसिलिटीज़ के साथ डेफिनेटली नहीं मिलेगा। रिटर्न, फिजिकल सेशन, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, मेडिकल कैंप, स्टडी मटेरियल, स्पोकन इंग्लिश, क्या चाहिए और हर चीज़ है इसमें, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व्ड। ऑलराइट, क्योंकि कई बार मेडिकल की वजह से लोग बाहर हो जाते हैं, शुरू में उनको पता ही नहीं चलता। तो इस तरह की लापरवाही अगर आप कर रहे हैं तो आपको नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पहले से ही गाइड कर दिया जा रहा है। मेजर कलसी क्लासेस इज़ दी ओनली प्लेटफॉर्म फॉर यू। मोटर बोट से पानी में उत्पन्न होने वाली तरंगे कौन सी होती हैं? अगर आप मोटर बोट चलाते हुए जा रहे हैं, पानी के अंदर अगर आप कंकड़ मारते हैं, तरंगे उत्पन्न होती हैं ना, तो वहाँ पर कौन सी अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होती हैं? सरफेस पर क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है और उसके अंदर अनुदैर्घ्य होता है। समझ आ रहा है? क्योंकि वहाँ पर साउंड भी क्रिएट होती है ना, तो साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स दोनों होता है। ठीक है, चलिए इसको बताइए। 60 सेंटीमीटर दूरी पर 2 न्यूटन पर कूलाम का कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाली वस्तु का परिमाण कितना होगा? जल्दी से बताएं 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप देखते हैं तो आप जानते हैं E का फार्मूला होता है KQ/R²। K का वैल्यू होता है 1/4π0, जिसकी वैल्यू दी हुई है। तो आपको Q निकालना है तो कितना हो जाएगा ER²/K। E की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? 2। R की वैल्यू कितनी दी है? 60 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना ही पड़ेगा।
इसका स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई के हो जाएगा। के का मतलब है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको जब आप आराम से सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 और यहाँ पर हो जाएगा 36, 36 गुणे 10 की घात -2 हो जाएगा पूरा सॉल्व करने के बाद भी अगर आप देखेंगे। और ऊपर ये 10 की घात 9 ऊपर चला जाएगा, -9 हो जाएगा और नीचे 9 होगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 4 दूनी 8 गुणे 10 की घात -11। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल रोक करके इसको देख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोबाइल में प्रयुक्त सेल कौन सा होता है, यही सब बेसिक सवाल है। उनको एकदम ऐसा फंसाएगा ना, समझ नहीं पाओगे। और अगर कायदे से पहले से गाइडेंस ले लिए हो, बढ़िया से पढ़ रहे हो तो कर भी ले जाओगे, इतना भी कठिन नहीं होता। मोबाइल में प्रयुक्त सेल कितना होता है, प्रयुक्त सेल कौन सा होता है, सेकेंडरी सेल होता है। और उसमें भी लिथियम आयन का सेल यूज होता है। लिथियम आयन की बैटरी अगर स्पेशली पूछ लेता है तो कौन सा यूज होता है, जनरली लिथियम आयन। ठीक है, तो ये रिचार्जेबल होता है। सेकेंडरी सेल का मतलब जिसको आप फिर से रिचार्ज कर सकें। तो फोन और मोबाइल इन सबको कर लेते हो ना फिर से रिचार्ज, तो इसीलिए। चलिए इसको बताइए, विद्युत क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। वैद्युत बल रेखाएं प्रत्येक जगह होती हैं, धनावेश के निकट चारों तरफ होती हैं, ऋणावेश के निकट चारों ओर होती हैं, काल्पनिक होती हैं। अब ध्यान रखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो काल्पनिक होती हैं। बढ़िया से चिल्ला चिल्ला के कई बार आपको बताया गया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं जानते तो आज जान लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टोटली इमेजिनरी, टोटली। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर, अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, यदि किसी बंद पृष्ठ में प्रविष्ट व निर्गत, यानी कि अगर एक क्लोज सरफेस है उसमें आने वाला फ्लक्स है φ1 और जाने वाला फ्लक्स है कितना, φ2, तो बताना है इसके अंदर कितना चार्ज बैठा हुआ है। ठीक है, इतना चार्ज बैठा हुआ है। रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द, इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस कितना है। अब अगर चार्ज को आप देखेंगे अंदर सरफेस के अंदर कितना है, तो आपको पता होना चाहिए गॉस का नियम। गॉस का लॉ क्या कहता है कि जो फ्लक्स होता है टोटल वो कितना होता है, Q अपॉन नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो फ्लक्स होगा टोटल वो कितना होगा, आप बताइए। जब फ्लक्स निकल रहा है वो अगर एंट्री ले रहा है तो वो निगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है, और अगर निकल रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। अगर मतलब आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, φ2 माइनस φ1। अगर आप Q निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। गॉस का नियम अगर बेसिकली आपको पता था तो एग्जैक्टली क्वेश्चन में कुछ था नहीं बच्चों। ठीक है, टाइम का भी ध्यान रखें कि आप कितनी जल्दी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, हमें आपको समझाना है, अदरवाइज 15 मिनट के अंदर ही ये क्वेश्चन हो जाते। अचर, देखिए, अचर ए परिच्छेद लंबाई L व R प्रतिरोध वाले तार को मोड़कर एक पूरा वृत्त बनाया जाता है। इस वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर स्थित दो बिंदुओं के बीच प्रतिरोध कितना होगा। एक वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, और उसको मोड़ करके, मतलब वायर है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसको मोड़ करके एक वृत्त बनाया गया है। छोटा ही वृत्त बनेगा और तार को बड़ा ले लेते हैं। मोड़ करके एक वृत्त बनाया गया है। वृत्त बनाओगे तो आधा रेजिस्टेंस ऊपर आधा रेजिस्टेंस नीचे, क्यों, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। तो अगर आप मोड़ देंगे तो पूछ रहे हैं डायमीटर के दोनों तरफ, मतलब ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ए और बी के बीच का निकालना है, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। पैरेलल में आपका 1 अपॉन आर डैश, मतलब आर इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन आर बाई 2 अपॉन 1 अपॉन आर बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 बाई आर प्लस 2 बाई आर, मतलब बराबर 4 बाई आर। तो मतलब आर इक्विवेलेंट आपका कितना हो जाएगा, आर बाई 4। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी गलती किए, थोड़ा सा चुके, गया। और अगर बहुत ज़्यादा सोच विचार में बैठ गए ICG GD के एग्जाम में, गया। ठीक है, इसलिए बहुत श्योर शॉट होना पड़ेगा आपको पहले से ही। चलते हैं अगले पे। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक व विशिष्ट प्रतिरोध क्रमशः बताइए। टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्रमशः क्या होता है, वो क्रमशः बढ़े। जो कंडक्टर का होता है, चालक का बढ़ता है और अर्धचालक का घटता है। सॉरी, बढ़ेगा हो गया इसमें, तो आपको बढ़ता है एक का घटता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज रिस्पेक्टिवली। पहला कौन सा है आपका, कंडक्टर का इंक्रीज करता है, सेमीकंडक्टर का डिक्रीज करता है। आप जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर यही सेमीकंडक्टर का फायदा भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये सारी डिस्कशन, सारी बातें, मॉडल पेपर, ये सब कुछ प्रिपेयर किया जा रहा है, तो इसके लिए वो बेस क्या है। तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं कि अगर क्या आपके पास कोई ऐसा रामबाण हो जाए, कोई ऐसा हथियार हो जाए जिससे कि आप पूरा लास्ट तक फतेह हासिल कर लें और श्योर शॉट कोई इसमें लेकिन किंतु परंतु रहे ही ना, तो वो है मेजर कलसी क्लासेस की किताब। सब है भैया, इसमें सब है। जो आपके एग्जाम में आता है, जैसे जैसे आता है, सब कुछ इस किताब में है। इसको तुरंत ही, इसकी डिलीवरी का चार्ज कुछ भी नहीं है। आप अभी भी 25% डिस्काउंट पे चल रहा है आपके लिए, और इसको इमीडिएटली ऑर्डर कर लीजिए और मंगवा लीजिए और मिला लीजिए और देख लीजिए और समझ लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं।
एक धारावाही कुंडली छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करती है यदि कुंडली का क्षेत्रफल a और m है। अ करंट कैरिंग कॉइल बिहेव लाइक टिनी मैग्नेट इफ एरिया ऑफ कॉइल इज a एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज m। अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है, अगर कोई कॉइल है उसमें करंट बह रही है I और उसका एरिया है a, करंट बह रही है I, एरिया है a, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होता है, करंट के डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो ये हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। तो m बराबर होता है I इंटू a। अब पूछ रहे हैं I कितना होगा, मुस्कुराते हुए आंसर दे दो, m अपॉन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या समझते हैं वो आपको, आप डेफिनेटली ये चीज़ कर सकते हैं। और चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। इसको बताइए जल्दी से ज़रा, इसको बताइए। इसको बताना है तो एक कुंडली में धारा का मान 1 मिलीसेकंड और 2 एम्पियर से धारा का मान 1 मिलीसेकंड में 2, मतलब करंट की वैल्यू जो है वो 1 मिलीसेकंड से 2 एम्पियर में 2 एम्पियर से 1 एम्पियर तक कम कर दी जाती है। तो बताना है प्रेरित विद्युत वाहक 5 है तो उसकी वैल्यू बतानी है किसमें, L की वैल्यू बतानी है। तो आप जानते हैं L का फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व का जो फार्मूला होता है यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला होता है माइनस E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। अब देखिए माइनस E इंटू डेल्टा T अपॉन डेल्टा I। अब डेल्टा E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू आप जानते हैं, E की वैल्यू है आपकी 5 वोल्ट दिया है I, और यहाँ पर T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू है आपका 1 मिलीसेकंड। तो यानी कि कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ मिलीसेकंड को सेकंड में बदल लिए। और धारा घट जा रही है 2 से 1 एम्पियर तक, अंतिम धारा 1 है, प्रारंभिक धारा 2 है। 1 माइनस से 2 करोगे -1 आएगा, माइनस से कट जाएगा और 5 × 10⁻³ हेनरी आएगा, यानी कि 5 मिली हेनरी आपका आंसर चला आएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिना देरी के अगले सवाल पर चलते हैं, इसको आप पॉज कर लीजिए और देख लीजिए। चलिए, प्रत्यावर्ती धारा में किस प्रेरक का प्रेरकी प्रतिघात होता है, बताइए किस प्रेरक का प्रेरकी प्रतिघात होता है। ये ए ऑप्शन है, एक्सएल बराबर होता है इसमें ए ऑप्शन नहीं होगा बच्चों, एक सेकंड ध्यान देना। जो प्रत्यावर्ती प्रपथ में बोल रहे हैं एक्सएल बराबर, तो एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल। ठीक है, प्रेरकी इसको बोलते हैं प्रेरकी प्रतिघात। ऐसे धारती प्रतिघात भी होता है एक्सी, वो 1/ωc होता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं, इसको बताइए। कलर ऑफ लाइट हैविंग मैक्सिमम स्पीड इन एयर। मैक्सिमम स्पीड क्या होता है आप जानते हैं, स्पीड प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। भैया खत्म सवाल, यही लॉजिक है ICGD का। तो यहाँ पर लाल कलर होगा क्योंकि लाल कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती। किसी से छुपा है क्या, नहीं छुपा है किसी से। ठीक है, तो आपसे कैसे छुप जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धनावेशित कण है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, क्या जरूरत है प्रमाण की, जो सामने प्रत्यक्ष है आपके। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्सरे। एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है भैया, कोई मतलब नहीं है। निगेटिव बीटा किरण हो जाएगा तो निगेटिव की बात हो जाएगी। कोई चार्ज नहीं बेचारे के ऊपर। अल्फा कण होता है पॉजिटिव, सीधा आंसर अल्फा कण पॉजिटिव है। आ गए आपके फाइनल आखिरी सवाल पर। आखिरी सवाल आपका, 1 घंटे के पश्चात किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की शेष सक्रिय मात्रा क्या होगी, जिसका अर्धायु 20 मिनट है। आप जानते हैं नंबर ऑफ अर्धायु होता है टोटल टाइम अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि नंबर ऑफ टाइम पीरियड इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ। टोटल टाइम कितना दिया है 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, हाफ लाइफ दिया है 20, कितना आ गया इनका वैल्यू 3। अब अगर आपको शेष बची मात्रा बतानी है तो प्रारंभिक मात्रा इनिशियल वैल्यू अगर n0 है तो 1/2 की पावर n होता है। 1/2 की पावर n कितना है 3, तो 1/8 होगा, यानी कि n0/8 होगा, मतलब इनिशियल अमाउंट का 1/8 बचा है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना होगा। उम्मीद है कि आपको जो आपका एग्जाम जो ऐसे धीरे धीरे चलते हुए आपके करीब आ रहा है, उसके आने से पहले आप एकदम प्रिपेयर्ड होंगे, मतलब लड़ने के लिए एकदम तैयार। सेक्शन 2 अगर जीडी करना है, ऑब्वियस सी बात है, तो जनरल ड्यूटी के लिए आपको सेक्शन 2 क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। और सेक्शन 2 क्वालिफाई करने के लिए 30 मिनट और 50 क्वेश्चन उड़ाने ही पड़ेंगे। और अगर आप 80% से कम लाते हैं, मत काउंट करिए अपने आप को, ठीक है, 80% से ऊपर लाना होगा। इन सारी चीज़ों के लिए आप मेजर कलसी क्लासेस से किसी भी प्रकार से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। किताब का भी ऑप्शन मैंने दे दिया, जुड़ते हैं डेफिनेटली श्योर शॉर्ट सिलेक्शन लेकर के जाएंगे। जय हिंद।